काफी अरसे हो गए ये काम किया नहीं। मैं बात कर रहा हूँ एक मूवी आने के बाद उसके रीराइट की। मैं जनरली किया करते थे, तो 2-4 वीडियो में किया है पहले, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा लगा कि इसको जरूरत नहीं है मूवी को, तो नहीं किया। लेकिन थंडरबोल्ट्स के साथ में केस थोड़ा डिफरेंट है। मतलब उसको देखने के बाद लगता है कि हाँ मूवी तो ठीक देखी, बट इसमें कुछ कुछ चीजों को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता था, एंड दिस इज वेयर आई कम इन। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि इस पूरे रीराइट का बेसिक स्ट्रक्चर मैं सेम रखने की कोशिश करूंगा। मतलब मूवी में जो चीजें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उनको ऑलमोस्ट हम सिमिलर ही रखेंगे, बस कुछ कुछ चीजों को चेंज करके बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं भी अपने दिमाग से ही चीजों को करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऊपर नीचे हो सकती है बातें, लेकिन जो भी है, शुरुआत करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग। ये वीडियो जिन लोगों ने थंडरबोल्ट्स देखी है उनके लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट होगा, लेकिन नहीं देखी तो फिर चीजें ऊपर से निकल जाएंगी। तो पहला सीन वही होगा जो हम लोगों ने मूवी में देखा है। मतलब येलेना बेलोवा जो है एक छत से गिरती है और अपना मोनोलॉग देने की कोशिश करती है कि कैसे वो जिंदगी में खालीपन फील कर रही है। मतलब उसके साथ सब कुछ अच्छे से चल तो रहा है, लेकिन अंदर से एक एम्प्टीनेस है, एक वॉइड है, जिसको वो बहुत ही शैलो चीजों से फिल करने की कोशिश करती जा रही है। और इसी के साथ हमको बताया जाता है कि वो बिल्डिंग में गई, वहां पर उसने वही चीजें करी जो उसने मूवी में किया था। बस फर्क ये है कि जहां मूवी में उसने एक धमाका किया था, वहां पर पहले ये एक सीरम को रिट्रीव करती है, जो करने के लिए इसको वैल ने ऑर्डर दिया था, और उसके बाद हमको पता चलता है कि वही सेम धमाका किया। लेकिन फर्क यह है कि सीक्रेटली इस पूरी फैसिलिटी को हाइड्रा ऑपरेट कर रहा था, जिसके बारे में वैल को पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वो ये काम करती। अब ये सीरम येलेना दे देती है वैल को, जो उसे अपने पास रख लेती है, और उसके बाद हमको दिखाई जाती है 1 साल के आसपास की टाइम जब। Many months later. अब येलेना अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा बोर हो चुकी है, और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो वैलेंटीना के ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करेगी, और अपने अंदर बढ़े हुए उस वॉइड के साथ वो पहुंच जाती है रेड गार्डियन के पास, जो अपनी लाइफ में और तन्हाई महसूस कर रहा है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने पुराने वीडियो क्लिप्स देख देख कर अपनी जिंदगी को काट ले रहा है, जो हमने मूवी में भी देखा था। और जैसे वो येलेना को मिलता है, वो उसके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे अपने अगले मिशन पे ले चलो, मुझे वही वॉर की क्रेविंग हो रही है, मेरे अंदर एक गुस्सा है जो फटने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूं। तो येलेना कहती चल भाई। लेकिन इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि इस 1 साल के दौरान अब वैलेंटीना एलेग्रा डिफोंटेन जो है वो एक काफी वेल्दी वुमेन बन चुकी है। उसने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, वो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट सबके साथ कॉन्टैक्ट्स को एस्टैब्लिश कर चुकी है। लेकिन ये सारे काम उसने करवाए हैं इलीगल असैसिनेशंस के थ्रू। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं या दूसरे पैसे वाले लोग हैं, इफ दे वांट समवन गॉन, वैलेंटीना इज द पर्सन दे गो टू। और वैलेंटीना इस्तेमाल करती है उन्हीं थंडरबोल्ट्स का जो आगे जाकर एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं। और इसके बाद हमको ये पता चलता है कि वैलेंटीना ने काफी समय पहले एवेंजर्स टॉवर को भी खरीद लिया था। हालांकि इसके एक्चुअल ओनर को नहीं दिखाया गया, मतलब ये नहीं बताया गया कि एवेंजर्स के बाद इसे किसी और ने भी खरीदा था और वैलेंटीना ने उससे खरीदा है, या फिर ये सीधे डायरेक्टली एवेंजर्स से डील हुई। तो अब वैलेंटीना जो इतना पैसा कमा चुकी है और असैसिनेशंस को कैरी आउट कर रही है, उसने पैसा कमाने का एक नया तरीका और ढूंढ निकाला है, एंड इसी वजह से शी वांट्स टू टाई हर लूज एंड्स। मतलब जितने भी लोग उसके लिए काम कर रहे थे वो उनको मरवाना चाहती है। जब उसकी असिस्टेंट मेल उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसके पास ऐसा कौन सा तरीका है, तो वैलेंटीना बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। नाउ कट टू द वॉल्ट सीन। हमको ये पता चलता है कि येलेना को जो वैलेंटीना ने मिशन दिया है वो एक वॉल्ट में जाकर कुछ चीजें डिस्ट्रॉय करने का है। यहाँ पर येलेना पहुंचती है रेड गार्डियन के साथ, और दोनों जैसे ही वॉल्ट में घुसते हैं तो एक एक करके इनके दूसरे मार्वल के एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर से एनकाउंटर होना शुरू होता है, जैसे जॉन वॉकर, गोस्ट, टास्कमास्टर, जो हम लोगों ने मूवी में देखा था। लेकिन यहाँ पर ये सीन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, हमको ज्यादा फाइट दिखाई जाती है। ऐसे दिखाया जाता है कि वॉल्ट के अलग अलग लेवल से ये लोग लड़ते चले जा रहे हैं, और जैसे पहले 2 लोगों ने फाइट शुरू करी, तो अब 3 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। अलग अलग लेवल पे अलग अलग असासिन इस पूरी फाइट को ज्वाइन करता जा रहा है, एंड जितनी लंबी ये फाइट चल रही है उतना ज्यादा इनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चाहे कुछ भी कर लें, ये अपने रेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर इन लोगों को रियलाइज होना शुरू होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये वॉल्ट के अंदर गए तो हैं, लेकिन जिनसे भी ये लड़ रहे हैं उनका फाइटिंग पैटर्न ये पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं किसी और ओपोनेंट के फॉर्म में। जो भी चीजें इनको वॉल्ट में दिख रही हैं वो चीजें इनके पास से समहाउ कनेक्टेड है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपना दिमाग लगा के अपने गुस्से को शांत करना शुरू करते, एक सायरन बजना शुरू होता है और इन सब का वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, एंड तब एंट्री होती है हमारे बॉब की। ये बॉब वही सेम बॉब है जो हम लोगों ने थंडरबोल्ट्स में देखा था, एंड ये एंट्री भी सिमिलर है। इसको कुछ नहीं पता कि ये कहां पर है, इसको इस बात तक का आइडिया नहीं है कि यहां पर कैसे पहुंचा। इसे बस अपना नाम पता है, और ये कपड़े जो इसने पहने हुए हैं ये भी इसको किसने पहना है ये नहीं जानता। ऑल्सो यहां पर एक बहुत ही की चेंज जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि टास्क मास्टर की मौत यहां पे नहीं होती। आई एग्री कि वो मूवी में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्टर प्रोवाइड करता है और बताता है कि किसी के भी पास प्लॉट आर्मर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस वाले मूवमेंट को रिजर्व करके रखना चाहता हूं। लेकिन वैलेंटीना जो न्यूयॉर्क से बैठे बैठे सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही थी, वो वहां पे उन सब लोगों को इंसिनरेट करने की बजाय एक 50 लोगों की
उसकी किल स्क्वाड भेजती है। उसको लग रहा था कि पहले ये लोग खुद ही को मार देंगे और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसका जो कंटिजेंसी प्लान था वो इस पूरी चीज को टेक केयर कर लेगा। लेकिन अब जब चीजें बदल चुकी हैं तो उसने कुछ हिटमैन भेजे, जैसे कि मूवी में हम लोगों को दिखाया गया था, और जब वो यहाँ पे पहुंचते हैं तो जैसे तैसे करके सारी टीम वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन बॉब वहीं पर खड़ा रह जाता है। ऑल्दो ही वांट्स टू एस्केप एज वेल, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। क्योंकि वैलेंटीना यहाँ पर नहीं है तो पूरी की पूरी स्क्वाड उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है और बाकी की चीजें बिल्कुल वैसी होती है जैसे हम लोगों ने मूवी में देखी। मतलब बॉब उड़ता है, उसको पावर्स दिखाई जाती है, आसमान में जाके नीचे गिरता है, ऑलमोस्ट सब लोगों को मार ही डालता है, लेकिन इससे पहले वो बेहोश हो जाता है। अब ये बाकी कैरेक्टर्स जो वहां से बच के भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलमोस्ट गाड़ी में बैठ के निकल ही जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर खड़े हुए गनमैन जो है वो इनको रोक लेते हैं और इनको लगता है कि बस अब हमको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन तभी एंट्री हो जाती है हमारे बकी की। बकी जो अब एक कांग्रेसमैन बन चुका है, उसको पहली बार मूवी में यहां पे दिखाया जाता है और वो अपनी ब्यूरोक्रेटिक पावर्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को वहां से बचा लेता है। लेकिन बकी के साथ में भी चीजें अब बदल चुकी हैं। जब हमने उसको लास्ट टाइम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा था तो वो एक ब्यूरोक्रेट का रोल पूरी तरह से अपना चुका था और ऐसा लग रहा था कि अब इसको वायलेंस के रास्ते पे नहीं जाना। लेकिन एक्चुअली में वो सीक्रेटली वैलेंटीना के ऊपर नजर रखे हुए है। वो जानता है कि वैलेंटीना पहले से असैसिनेशंस कैरी आउट करवा रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से चीजें थोड़ी बदल सी गई हैं। बट वो जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, और इसी वजह से वो इन सारी चीजों को ट्रैक करते हुए वॉल्ट तक भी आया था जहां पर चीजें हाथ से निकल चुकी थी। और इन सब लोगों को बचाने के बाद वो वहीं बांध कर बिठा देता है। लेकिन जब ये उसको बताते हैं कि वॉल्ट में ऐसा ऐसा कुछ कुछ हुआ था तो वो सबसे पहले फोन निकालता है और सैम विल्सन को कॉल करता है, बिकॉज ही नोस कि उसको किससे बात करनी है, कैप्टन अमेरिका से। लेकिन सैम विल्सन में भी अपनी खुद की लाइफ में बिजी होगा या तो अपनी खुद की टीम बना रहा होगा और इस वजह से वो उसके कॉल को रिसीव नहीं करता, बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू कि बकी तो ब्यूरोक्रेट बन चुका है तो उसको अपनी टीम में क्यों लेके आऊं। और अब अपने सामने कोई भी रास्ता ना पाकर बकी जो सामने लोग बैठे हैं उन्हीं को अपनी टीम बनाने का फैसला करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि देखो जो भी थ्रेट वैलेंटीना प्लान कर रही है उसको रोकने के लिए इन सारे लोगों की मदद लगेगी। प्लस उसको ये भी समझ में आता है कि ये लोग वैलेंटीना के ऑपरेशन को इनसाइड आउट जानते हैं, तो इसी वजह से वो सब लोग जो एक्शन को, गुस्से को और फाइटिंग को क्रेव कर रहे थे वो रिलक्टेंटली ही सही लेकिन इसकी टीम का पार्ट बन जाते हैं। इधर हमको दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क में वैलेंटीना एक बड़े अनाउंसमेंट की तैयारी कर रही है और वो बड़ा अनाउंसमेंट और कुछ नहीं बल्कि सेंट्री होने वाला है जो कि बॉब ही था। अब वो ये सब कुछ करे इससे पहले थंडरबोल्ट्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वो पूरा सीन वैसे ही दिखाया जाता है। अपने पुराने दोस्तों को वहां पर देखकर बॉब खुश जरूर होता है, लेकिन वो उनको ये समझाता है कि देखो अब मेरी अलग प्रायोरिटीज हैं। वैलेंटीना मुझ पे काफी ज्यादा रिलाई कर रही है और मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। और ये देखकर वैल वहां पर खड़े हुए लोगों का मजा लेना शुरू करती है। वो येलेना को बोलती है कि उसके साइड में जो सेंट्री खड़ा हुआ है वो एक्चुअली येलेना की वजह से है, क्योंकि 1 साल पहले जिस फैसिलिटी में उसने ब्रेक इन किया था और वो सीरम चोरी करके वैलेंटीना को दिया है, उसी के थ्रू उसने बॉब का क्रिएशन किया, मतलब सेंट्री को क्रिएट किया। और इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली येलेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंट्री। और ये देखकर येलेना को गुस्सा आता है कि उसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया और वो अटैक करने आती है वैलेंटीना को, लेकिन सेंट्री उसको प्रोटेक्ट कर लेता है और इस तरह इन सब लोगों के बीच में एक बैटल छिड़ जाती है। ये सब लोग सेंट्री का सामना करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सेंट्री उनसे पोछा लगवा देता है पूरी जमीन पर और ये देखकर जॉन वॉकर अपना पेशेंस लूज कर देता है। वो गुस्सा उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है और हमको एक सॉर्ट ऑफ मोन्टाज सी दिखाई जाती है जो जॉन वॉकर की लाइफ की कहानी है, जहां पर वो लोगों को डिसअपॉइंट करता जा रहा है, सुपर सोल्जर सीरम ले रहा है और कैसे उसका एक एक दिन स्ट्रगल से भरा हुआ है। और ये चीज उसके रेज को और ज्यादा फ्यूल करती है और हमें एक बार फिर से वही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का मोमेंट दिखाया जाता है जहां पर उसने फ्लैग स्मैशर को मारना शुरू किया था। वो ऑलमोस्ट एक बार फिर से उस पूरी चीज को रिपीट करता जाता है, लेकिन द मोमेंट वो अपनी शील्ड को उठाकर उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, उसको एक फेमिलियर साउंड सुनाई देता है। वो अपनी पलक 2-3 बार झपकाता है एंड वी रियलाइज कि वो एक बार फिर से उसी वॉच टावर में है और अपनी शील्ड को उठाकर रेड गार्डियन के ऊपर बैठा हुआ है और उसको बस मारने ही वाला है। ये देखकर उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा था। वो अपनी गर्दन घुमा के देखता है तो सेंट्री, जिसका शेप, साइज, कलर अब सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है, वो बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये वो सेंट्री नहीं है जिसको हम लोगों ने 5 मिनट पहले देखा था, ये उसी का एक डार्कर वर्जन है। इसकी शक्ल भी हम लोग देख सकते हैं और ये कुछ कुछ फोटो के नेगेटिव की तरह फील हो रहा है, लेकिन उससे एक काफी फ्लेमी ऑरा भी निकलता जा रहा है और बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस बंदे के इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेंट्री के इस वर्जन को देखकर ये लोग काफी बुरी तरह से घबराते हैं, लेकिन टास्क मास्टर जो किसी के भी मूव को कॉपी कर सकती थी, वो कुछ कुछ सेंट्री के साथ भी ये करने की कोशिश करते हैं और उसकी तरफ एग्रेसिवली सिर्फ एक कदम बढ़ाती है और वॉइड सिर्फ उसकी तरफ देखकर उसे वहीं पे मार देता है। ये सब कुछ देखकर वहां पर मौजूद सुपर हीरोज पूरी तरह से बौखला जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ये समझ भी पाए कि उनको टास्क मास्टर जिससे वो थोड़ी देर पहले मिले थे उसकी डेथ पे रिएक्ट कैसे करना है,
चीजें बहुत बुरी तरह से बदल जाती हैं। आसपास का मौसम बदलने लगता है और चीजें ऐसा लगता है कि सब आउट ऑफ कंट्रोल निकल रही हैं। लेकिन वैलेंटीना लकीली इस बात को खुद भी समझ जाती है और उसने सेंट्री के अंदर जो किल स्विच प्लेस किया था उसको ट्रिगर कर देती है, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन एक्चुअली में वो बेहोश हो जाता है। और ये देखकर ये पूरी टीम पहले तो शॉक हो जाती है कि टास्क मास्टर, सेंट्री, हर कोई मर चुका है और इसके लिए वैलेंटीना रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर उनको लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, दे आर वेरी लकी टू गेट आउट अलाइव। और इस वजह से बस वो सब लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि किसी को भी अरेस्ट करना उनका काम नहीं था। और बाहर निकलने के बाद उनके वही एथिक्स, मॉरल्स और वो पूरी टॉक होती है जो हम लोगों ने मूवी में देखी थी। बस यहाँ पर फर्क ये है कि ये सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इन्होंने जो कुछ भी विटनेस किया वो इनके हिसाब से मॉरली करेक्ट नहीं है, लेकिन इन अ वे ये खुद अपने आप को उस पूरी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। लेकिन फिर वो लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार वो चाहते क्या थे। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन, वैलेंटीना, असैसिनेशन, जो खालीपन उन सब लोगों के अंदर था, उससे छुटकारा पाना। एंड फाइनली वो चीज हो चुकी है, तो फिर इतना लोड क्यों लेना। और वो डिसाइड करते हैं कि भाई चलो ठीक है, अपने अपने अलग अलग रास्ते जाते हैं। लेकिन तभी समथिंग चेंजेस। वो लोग सेंट्री के उस इविल वर्जन को बिल्डिंग से बाहर निकल के पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कुछ करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जा रहा है। लेकिन ये वो वॉइड या वो इटर्नल डार्कनेस नहीं है जो हम लोगों ने मूवी में देखी थी। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी इंसान के अंदर की वर्स्ट पॉसिबल मेमोरीज को निकालकर उनके वर्स्ट पॉसिबल इमोशंस को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। फिर चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, Whatever they are feeling, वो उसका बहुत बड़ा वर्जन फील करने लगते हैं। और इसी वजह से ये सब लोग कुछ कुछ रेज मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। मतलब दिखते तो इंसान ही है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि अपने आसपास जो कुछ भी है उसको सबको तोड़ फोड़, मार पिटाई करने लगते हैं। तो इस वजह से पूरी दुनिया में एक सॉर्ट ऑफ क्योस समझ जाता है। अब ये देखकर यहाँ पर खड़े हुए सुपर हीरोज के लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है। एंड दे डिसाइड कि अगर इन लोगों ने दुनिया की मदद नहीं करी तो नो वन इज कमिंग, बिकॉज एवेंजर्स डोंट एग्जिस्ट येट। तो बस ये सब लोग एक साथ मिलते हैं, वहां पर जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को पकड़ के रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, बिना किसी की जान को नुकसान पहुंचाए। और ये सारी चीजें बाकी खड़े हुए लोग भी देख लेते हैं, और इस वजह से वो पूरा मूवी का मोमेंट होता है जहां पर इनको टीम की तरह अप्रिशिएट किया जाता है। एंड दे ऑल लाइक इट। लेकिन एट द सेम टाइम इन लोगों को भी ये चीज समझ में आ जाती है कि वो सेंट्री, बॉब या फिर ये जो कुछ भी है, इस मॉन्स्टर को अकेले नहीं रोक सकते। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, उन लोगों को बॉन्ड करके खुद की एक टीम बनानी चाहिए। एंड दैट इज वेयर द नेम थंडरबोल्ट्स कम्स इन। तो थंडरबोल्ट्स फॉर्म हो जाती है, लेकिन इससे पहले इन सब लोगों को अपने अंदर के इमोशंस का त्याग करना है, बिकॉज दे नो कि उससे कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। अगर वो बॉब को कन्फ्रंट करना चाहते हैं तो उन्हें उसे स्मार्टली टैकल करना होगा। तो बस फिर हमें दिखाते हैं कि वो खुद भी उसके सामने जाकर खड़े होते हैं, उसको फालतू में जाकर के प्रोवोक करते हैं, और फिर वो उन पर भी अपना वही इफेक्ट डालता है, जिस वजह से ये लोग भी वही इमोशंस फील करने लगते हैं जो इनको नहीं करने थे। हमको एक एक थंडरबोल्ट की अलग अलग मेमोरी कट कट करके दिखाई जाती है। जो मोमेंट मूवी में पहले से दिखाया गया था कि येलेना एक छोटे बच्चे को मरवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, यहां पर मैं उसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। येलेना जब छोटी थी तो उसने किसी और के थ्रू उस लड़की को नहीं मर पाया। इट वॉज येलेना हु एक्चुअली किल्ड हर। एंड इस चीज ने येलेना को जिंदगी भर हॉन्ट किया। उसकी वो वर्स्ट मेमोरी है जो लगातार बार बार ट्रिगर होती है और उसको गुस्सा दिलवाती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो इसे ओवरकम करती है। इसी तरह हमें रेड गार्डियन की भी मेमोरी दिखाई जाती है कि उसने जब वॉर में सर्व किया था तो वो कितनी सारी डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था खुद अपनी वजह से। लेकिन फिर वो ग्रेजुअली रियलाइज करता है कि वॉर ऐसा ही होता है, और वो चाहे जितना भी कुछ कर ले, अगर टाइम में वापस भी चला जाए तो शायद अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जॉन वॉकर की सबसे बुरी मेमोरीज दिखाई जाती है, और उन सब का आफ्टर मैथ भी वो देख सकता है कि सुपर सोल्जर सीरम को लेने के बाद से उसकी जिंदगी किस तरह से बदली है, लेकिन बुरी चीजों को लेकर। और बस इस पूरी चीज में लोग अपने पास्ट वर्जन से लगातार लड़ते जा रहे हैं। मतलब येलेना के सामने एक बुरी येलेना खड़ी है जिससे वो फाइट कर रही है, और यही सेम चीज रेड गार्डियन, गोस्ट, बकी, हर किसी के साथ हो रही है। लेकिन बकी इज द फर्स्ट वन जो इस पूरी चीज को ओवरकम करता है। उसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जितने भी लोगों के साथ मिलकर अपना रिडेम्पशन फेज गो थ्रू किया था, वो एक बार उसे फिर से रिलिव करता है। एंड ही रियलाइजेस कि अपने खुद के बुरे वर्जन से लड़ने का कोई मतलब नहीं। और इसके बाद वो जाता है येलेना के पास जो इसी सिमिलर फाइट से गो थ्रू कर रही है, और उसको बोलता है कि तुम इससे लड़ नहीं सकती, ये तुम खुद हो। जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट व्हाट यू डिड और मूव ऑन इन लाइफ। जो तुमने किया है वो तुम्हें हॉन्ट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पूरी तरह से कंज्यूम करने दो। और बस ऐसे करके सारे के सारे थंडरबोल्ट्स एक एक करके रिक्रूट करते जाते हैं, और यहां पर जाकर उनकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। बट बिकॉज एक चीज होती है कि अपने पास्ट ट्रॉमा को अकेले गो थ्रू करना, और दूसरी चीज होती है अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका सामना करना एंड कमिंग आउट ऑन टॉप। तो बस ये सारी चीजों के बाद एक्चुअल थंडरबोल्ट्स की टीम बनती है, और हम लोग देखते हैं ये सब लोग मिलके जाते हैं बॉब के पास, जो अपने बचपन के उसी कमरे में बैठा है, और उसकी आंखों के सामने उसके ऊपर वही ट्रॉमास इन्फ्लिक्ट किए जा रहे हैं जो बचपन में हुए थे, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहा।
एंड ही सीम्स वेरी काम। वो अपने पास्ट के साथ ओके है और उसने किसी और को लीड करने दिया, उसने अपनी इविल साइड को टेक ओवर करने दिया और इसी वजह से उसकी डबल पर्सनालिटीज हैं। तो ये लोग जाते हैं, येलेना जिसका उससे अभी तक सबसे ठीक ठाक बॉन्ड बना था, वो उसे कहती है कि तुम्हें जा करके अपनी इविल पर्सनालिटी को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, तब ही तुम इस पूरी चीज को कंट्रोल कर पाओगे और पूरी दुनिया में जो तबाही हो रही है वो रुकेगी। मीनवाइल हमको ये भी दिखाया जाता है कि दुनिया में और भी क्या क्या चीजें होती जा रही है, लोग कितनी बुरी तरह से पागल हो रहे हैं, अथॉरिटीज परेशान हो रही है, पूरे न्यूयॉर्क शहर में एब्सोल्यूट केओस मच चुका है और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो बस बॉब इन सब चीजों को देखकर डिसाइड करता है कि ओके, ही हैज नो अदर चॉइस, उसे इन सब लोगों का सामना करना पड़ेगा और तब जाकर उसे प्रॉपर सेंट्री सूट मिलता है, बिकॉज बॉब ट्रांसफॉर्म्स इनटू सेंट्री। और ये वो कॉर्पोरेट से सूट नहीं है जो वैलेंटीना ने उसे दिया था, ये बॉब ने खुद अपने लिए बनाया है, जो कि सेंट्री की मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की पावर्स को भी दिखाता है। हालांकि सब कुछ उसके दिमाग में ही हो रहा है, लेकिन फिर भी इन अ वे ये थोड़ा कूल है, तो मैंने बता दिया। हालांकि सब कुछ उसके दिमाग में ही हो रहा है, लेकिन बॉब जब रियल लाइफ में चीजें कर सकता है तो फिर यहां पर क्यों नहीं? दिस इज जस्ट अ वे टू शो कि वो कितना ज्यादा कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहा है और उसकी पावर्स का एक्सटेंट क्या है। तो बॉब जब सेंट्री बन चुका है, वो एक दरवाजा खोलता है और ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क की छत पे पहुंच चुका है, जहां पर सिर्फ तबाही मच रही है, एक तूफान आ रहा है, बिल्डिंग्स क्रम्बल कर रही हैं और उसके सामने हवा में लेविटेट कर रहा है उसका इविल वर्जन वॉइड। नाउ सेंट्री और वॉइड दोनों आपस में लड़ना शुरू करते हैं और ये पूरी सीक्वेंस हमको कुछ मैन ऑफ स्टील और भी बहुत सारी मूवीज जहां पर दो उड़ने वाले कैरेक्टर्स आपस में फाइट करते हैं सिटी के अंदर, वो दिखाया जा रहा है। और क्योंकि सब कुछ बॉब के दिमाग में है और उसकी कॉन्शियसनेस अपने आप से ही फाइट कर रही है, तो पूरी बिल्डिंग्स और सब कुछ क्रम्बल हो रहा है, कुछ इंसेप्शन के क्लाइमैक्स की तरह। तो सेंट्री बस वॉइड से लड़ता जा रहा है और इस फाइट का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर काइंड ऑफ इनविंसिबल। हालांकि वॉइड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो समहाउ सेंट्री को मारने दे रहा है और जितना सेंट्री उसको मारता जा रहा है उतना वॉइड खुश है। लेकिन ये देखकर थंडरबोल्ट्स भी वहां पहुंचते हैं और वो सेंट्री को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके पास जाकर उसको कॉल आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसका इविल वर्जन एग्जैक्टली यही चीज चाहता है। जितना ज्यादा सेंट्री इमोशनल होगा, गुस्सा होगा, दुखी होगा, उतना ज्यादा वॉइड को स्ट्रेंथ मिलेगी, बिकॉज वो उन्हीं इमोशंस पे थ्राइव करता है। बस ये सब लोग मिलके जैसे तैसे उसको आवाज देते हैं, उसको समझाते हैं, सब कुछ करते हैं। एंड ऑल्दो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ इंजुरीज और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी वो लोग सेंट्री को ये बात समझा देते हैं कि क्यों उसका रुकना जरूरी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। और फाइनली वो समझता है, वो इस पूरी चीज को, अपने पास्ट को, अपने ट्रॉमास को, अपने पेन को, सब चीजों को एम्ब्रेस करता है और फाइनली अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लेता है, जिस वजह से वॉइड जिस तरह फैलना शुरू किया था उसी तरह खत्म भी हो जाता है, मतलब उसके अंदर आ जाता है। और हमको ऐसा दिखाया जाता है कि अब वॉइड सेंट्री के कंट्रोल में है, ऑल्दो नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज इनसाइड। और बस इसके बाद की चीजें काफी हद तक सिमिलर हैं, क्योंकि ये लोग न्यूयॉर्क सिटी में वापस आ जाते हैं, जो अब केओस से धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वैलेंटीना अपने न्यू एवेंजर्स अनाउंस कर देती है। आई थॉट कि इनका नाम डार्क एवेंजर्स रख देना चाहिए था, बट देन मुझे लगा कि नहीं, अगर आप किसी सुपर हीरो टीम को मार्केट करने की कोशिश कर रही हो तो आप उनको एंटी हीरोज की तरह तो नहीं बेचोगे, स्पेशली तब जब आप उनसे पैसा कमाना चाहते हो। तो एवेंजर्स जो कि अब नहीं है और उनके जाने से एक सॉर्ट ऑफ वॉइड सा क्रिएट हो चुका था, क्वाइट लिटरली, तो उसको फुलफिल करने के लिए न्यू एवेंजर्स आ चुके हैं, जो वैसे ही ये चीजें अब बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जो हम लोगों ने मूवीज में देखी कि बॉब इनको ज्वाइन कर चुका है। हालांकि वो सेंट्री बन सकता है, लेकिन फिर भी वो बनता नहीं है, बिकॉज उसको पता है कि अगर सेंट्री बना वो, तो फिर वॉइड भी आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से वो हालांकि इनकी टीम के साथ में ही है, लेकिन सेंट्री नहीं बनता। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी काफी हद तक वही है कि लोग जाते हैं और फिर वो फैंटास्टिक फोर वाली पूरी चीज, क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ी करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आगे जाकर। तो इनके प्लान्स में मैं यहां पर चेंज नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर चेंज करना चाहूंगा, और वो है बकी एंड सैम के बीच हुआ क्या है उसको थोड़ा सा और फ्लैश आउट करना। मतलब हम लोगों ने मूवी में ये तो देख लिया कि बकी सैम को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैम के साथ में क्या था ये हमको नहीं दिखाया गया। तो मे भी ऐसा दिखा सकते थे, इसी वाले सीन में नहीं, एक दूसरे मिड क्रेडिट सीन में, या फिर ये वाला सीन मिड क्रेडिट हो जाता और एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको ये दिखा सकते थे कि सैम अपना फोन खोलता है और देखता है कि बकी इज कॉलिंग बट ही डजंट पिक अप, और उसके बाद उसके पीछे जो सुपर हीरोज खड़े हैं वो हमको दिखाए जाते हैं कि अब ये भी एवेंजर्स की टीम बन चुकी है। और इस तरह से जो कुछ भी मार्वल डूम्सडे या उसके बाद के लिए सेटअप करना चाहता है, यहां पर थोड़ा बहुत एटलीस्ट उसका जवाब दिया जा सकता था। खैर, ये जो भी था मैंने आपको बता दिया, लेकिन आई होप, देखो मैं अपने दिमाग से कुछ निकाल लेता हूँ, मैं अपने एडिटर से पूछ लेता हूँ, वो अपना दिमाग मुझे दे देता है, तो थोड़ा बहुत मिक्स करके आपको देने की कोशिश करी मैंने जो भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आके आप लोग बताना कैसा लगा, और यू नो द ड्रिल, लाइक दबाना है, लाइक दबाना होता है।